मैं डॉक्टर आर के पुरोहित आज अरस्तु के 3 छोटे छोटे सिद्धांतों पर मैं व्याख्यान प्रस्तुत करता हूं। आपका स्वागत है। अरस्तु के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उनमें सर्वाधिक प्रमुख है राज्य का सिद्धांत, जिसका विवेचन पिछले व्याख्यान में हो चुका है। दूसरा महत्वपूर्ण है दास प्रथा। दास प्रथा के बारे में यद्यपि उसका दृष्टिकोण बहुत ही माइल्ड है, बहुत ही उदार है, तथापि इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि दास प्रथा अपने आप में एक बुराई है। इसलिए आज दुनिया में किसी भी देश में दास प्रथा नाम की चीज नहीं है। उसके छोटे छोटे सिद्धांतों में एक है नागरिकता। नागरिकता के बारे में आज हमारा दृष्टिकोण क्या है? आज भारत के नागरिकों का एक विशाल वर्ग, लगभग 90% लोग नागरिक होने के नाते क्या करते हैं, उनकी भूमिका राज्य के कार्यों में कहां तक है, कहां तक हम देख सकते हैं। तो अंतिम निष्कर्ष हमारा यह निकलेगा कि लगभग 90% देश के नागरिक 5 वर्ष में होने वाले एक बार चुनाव में अपना वोट देते हैं। इसके अलावा और कोई काम, राजनीतिक कार्य नहीं करते हैं। लेकिन अरस्तु नागरिकता की एक विशिष्ट परिभाषा देता है और उसके द्वारा दी गई परिभाषा तत्कालीन यूनान की राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप थी। इसके आधार पर वह नागरिकों को परिभाषित करता है। लेकिन नागरिकों को परिभाषित करने के पहले वह कहता है कि कौन व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकता, इस पर वह विचार करता है। उसके मतानुसार यदि कोई व्यक्ति केवल राज्य में निवास करता है तो इस आधार पर नागरिकता का दावा नहीं कर सकता, उसे नागरिकता नहीं दी जा सकती, क्योंकि विदेशी लोग भी राज्य में रहते हैं। खुद अरस्तु एथेंस का नागरिक नहीं था, वो विदेशी था। और इस आधार पर अरस्तु यदि नागरिकता का दावा करता है तो यह गलत होगा। दूसरी चीज, अभियोग का अधिकार। यदि कोई व्यक्ति किसी नागरिक पर अभियोग लगाने का अधिकार रखता है या उसको अधिकार दिया जाता है, तो ऐसा अभियोग लगाने वाला व्यक्ति भी राज्य का नागरिक नहीं हो सकता। आपको शायद याद हो, न हो तो कोई बात नहीं। मोरारजी देसाई जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो अमेरिकन संस्था CIA के संदर्भ में एक पत्रकार ने यह आरोप लगाया था कि मोरारजी देसाई CIA के एजेंट के रूप में काम कर चुके हैं या CIA के एजेंट थे। इस आधार पर मोरारजी देसाई ने उस पत्रकार के विरुद्ध अमेरिका में मुकदमा चलाया था। तो किसी के विरुद्ध मुकदमा चलाने का अधिकार यदि किसी को दिया जाता है तो इस आधार पर वह नागरिक होने का दावा नहीं कर सकता। और तीसरी चीज, नागरिक की संतान होने के बावजूद प्रत्येक व्यक्ति नागरिकता का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है उस नागरिक का संतान भी मंद बुद्धि हो, अयोग्य हो, तो वह नागरिकता का दावा नहीं कर सकता, उसको नागरिकता नहीं दी जा सकती। तो फिर नागरिकता किसे दी जा सकती है? नागरिकता की परिभाषा अरस्तु देते हुए कहता है कि जो व्यक्ति स्थायी रूप से न्याय के प्रशासन और राजकीय पदों को ग्रहण करने में भाग लेता है। न्याय के प्रशासन में उसको भाग लेना चाहिए, उसे राजकीय कार्यों के संपादन में भाग लेना चाहिए, निर्णय निर्माण प्रक्रिया में उसको भाग लेना चाहिए, और ऐसा ही व्यक्ति नागरिक हो सकता है। उस समय में एथेंस में इक्लेसिया नाम की एक संस्था थी जो कि नियम निर्माण करती थी, मतलब कानूनों का निर्माण करती थी और शासन के कार्यों का संपादन करती थी। और एथेंस का प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष की आयु से अधिक का था, ऐसा प्रत्येक नागरिक, स्वामी वर्ग के लोग इक्लेसिया के सदस्य होते थे और वहां पर जाकर के सक्रिय रूप से भाग लेते थे। इसी प्रकार से हेलिया नाम की एक संस्था थी जो न्यायिक कार्यों का संपादन करती थी। आपको याद होगा सुकरात के विरुद्ध जन अभियोग चला था,
तो इसका नियम यह था कि जो व्यक्ति 30 वर्ष से अधिक की आयु वाला है, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति हेलिया का सदस्य होता था। नागरिक इसके हेलिया के सदस्य होते थे और वो विभिन्न प्रकार के मुकदमों की सुनवाई किया करते थे। तो अरस्तु के मतानुसार जो व्यक्ति इक्लेसिया और हेलिया नामक संस्थानों में भाग लेकर के राजकीय पदों के संचालन में सक्रिय भूमिका का निर्वाह करता है, अथवा हेलिया मतलब न्यायिक प्रशासन में जो व्यक्ति सक्रिय रूप से भाग लेता है, वही व्यक्ति नागरिक होने का अधिकारी है। इसके अलावा अन्य कोई व्यक्ति शासन के अन्य कोई व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका यह सोचना है कि नागरिक वह है जो शासन में भाग लेता हो। आगे वह कहता है जो शासन में भाग लेता हो, बारी बारी से शासक और शासित होता हो, वह न्याय और कानून निर्माण के कार्यों में सक्रिय भूमिका का निर्वाह करता हो, उसके पास पर्याप्त अवकाश हो और वह धनोपार्जन में व्यस्त न हो। हमारे देश में आज के जमाने में जो व्यक्ति धनी और संपन्न होता है, एक और वह धनोपार्जन में अपने आप को व्यस्त रखता है और राजनीतिक कार्यों में भी दखल देता है। राजनीति में रहते हुए उसका यह सोचना है कि राजनीति में यदि मैं रहूंगा, सक्रिय भूमिका का निर्वाह करूंगा, तो मेरे धन अर्जन में सुविधा होगी। तो अरस्तु इस बात का खंडन करते हुए कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो केवल धनोपार्जन में व्यस्त हो, वह व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकता। और जो व्यक्ति के पास पर्याप्त अवकाश हो, दास प्रथा के संदर्भ में अवकाश के बारे में चर्चा हो चुकी है। पुनः एक बार कह दूं मैं कि अवकाश उस व्यक्ति को मिलता है जिसके घर में दास हों। ये दास परिवार की समस्त भौतिक और आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ति कर देते हों। ऐसा पुरुष वर्ग नागरिक होने का अधिकारी है, क्योंकि उसके पास पर्याप्त अवकाश है। इस अवकाश के क्षणों में वह मंदिर जाकर के अपने धार्मिक व्यक्तित्व का विकास करता है, वह अखाड़े में जाकर के बलिष्ठ होने का सबूत देता है, वह नाटक और रंगमंच में भाग लेता है, वह कुश्ती में पहलवानी दिखाता है, वह शासन के कार्यों में भाग लेता है, वह विभिन्न प्रकार के विषयों पर चिंतन मनन करके अपना योगदान करता है। तो जो व्यक्ति अवकाश से युक्त होगा, ऐसा व्यक्ति ही यह सब काम कर पाएगा, दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए अरस्तु कहता है जिसके पास पर्याप्त अवकाश हो, वह व्यक्ति नागरिक बन सकता है। तो यह है अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार। जहां तक आलोचना या दोष की बात है, स्वाभाविक है यह अरस्तु की नागरिकता संबंधी धारणा आज के जमाने में लागू नहीं की जा सकती। आलोचक कहते हैं कि यह कुलीन तंत्री धारणा है, मतलब कि समाज के एक छोटे से वर्ग को अरस्तु नागरिकता देना चाहता है, उन्हें सभी प्रकार की शक्तियां दे देना चाहता है। तो कुलीन तंत्री धारणा आज के जमाने में लागू नहीं हो सकती। दूसरी चीज, यह अप्रजातांत्रिक है। प्रजातांत्रिक देशों में समस्त स्त्री पुरुष बिना किसी भेदभाव के जैसे ही वयस्क होने का उम्र प्राप्त कर लेते हैं, तत्काल उनको नागरिकता मिल जाती है। वह नागरिकता का अधिकार प्राप्त करने के साथ साथ विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत चूंकि वयस्क मताधिकार होता है, आम लोगों को नागरिकता का अधिकार दिया जाता है, इसलिए अरस्तु की यह धारणा अप्रजातांत्रिक है, आधुनिक युग के अनुकूल नहीं है। तीसरी चीज, छोटे राज्यों को उपयुक्त है। बिल्कुल छोटे छोटे राज्य जैसे कि नगर राज्य हुआ करते थे, पोलिस हुआ करते थे, ऐसे पोलिस आदि क्षेत्रों के लिए अरस्तु की नागरिकता का विचार सही हो सकता है। आज जैसे देश में जहां पर के करोड़ों अरबों में जनसंख्या होती जा रही है, ऐसे देशों में अरस्तु के इस विचार को लागू करना संभव नहीं है। और फिर स्वार्थपरता, यदि कुलीन लोगों के हाथ में शासन सत्ता दे दी जाए तो कुलीन वर्ग अपने हितों में कानून का निर्माण करेगा, वह आम जनता के हितों की परवाह नहीं करेगा, या गैर नागरिकों के हितों की वह कोई परवाह नहीं करेगा, केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए कानूनों का निर्माण करेगा, शासन व्यवस्था का संचालन करेगा। और आखिरी है अनाधुनिक, आधुनिक युग के अनुकूल नहीं है। तो अरस्तु की नागरिकता संबंधी यह धारणा प्राचीन यूनान के संदर्भ में बिल्कुल सही बैठती है, फिट बैठती है। आज के जमाने में यह संभव नहीं है। दूसरा सिद्धांत है उसका न्याय का सिद्धांत।
हमने प्लेटो के संदर्भ में न्याय के बारे में विस्तृत विचार किया था। प्लेटो के मतानुसार न्याय क्या है? स्वधर्म का पालन करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना, दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना। व्यक्ति में जो गुण है, क्षुधा, साहस, विवेक, इन गुणों का विकास करेगा और अन्य दो गुणों का विकास नहीं करेगा। जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्धारित दायित्वों का निर्वहन करता है तो प्लेटो के राज्य में न्याय की स्थापना होती है। अरस्तु का न्याय के बारे में विचार भिन्न है। क्या है न्याय? तो वह न्याय के प्रकारों की चर्चा करता है। पहला है सामान्य न्याय। सामान्य न्याय का मतलब है कि वह अपने पड़ोसी के प्रति किस प्रकार से भलाई का व्यवहार करता है, अपने पड़ोसी के प्रति किस प्रकार से सद्गुणी और सदाचार का व्यवहार करता है। यह सामान्य न्याय है। मतलब प्रत्येक पड़ोसी के साथ उसका व्यवहार सौम्य होना चाहिए, सद्गुणी युक्त होना चाहिए, सदाचार से युक्त होना चाहिए। दूसरा है विशेष न्याय। विशेष न्याय के संदर्भ में वह भलाई का विशेष रूप की चर्चा करता है और उसके पुनः दो भाग करता है। पहला भाग है वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय का मतलब है कि जो व्यक्ति जिस मात्रा में राज्य की सेवा करता है, राज्य विभिन्न चीजों का वितरण न्याय पूर्वक ढंग से करे। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई व्यक्ति राज्य की सेवा अच्छी तरह से करता है, जिस रूप में करता है, और राज्य को उसका एक सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होता है, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ पदों का वितरण उचित रूप में किया जाना चाहिए। जब राज्य ऐसे लोगों के साथ उचित व्यवहार करता है तो उसे वितरणात्मक न्याय कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने साहित्य का सृजन करके विभिन्न प्रकार के अच्छे से अच्छे ग्रंथों का प्रणयन करके समाज को सुधारने की प्रेरणा देता है, तो उसके साथ उचित व्यवहार मतलब उसे उचित पद दिया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सेना का नेतृत्व करते हुए युद्ध क्षेत्र में अपना शौर्य दिखाता है, वीरता दिखाता है, तो उसको उच्च पद दिया जाना चाहिए। आदमी जैसा करेगा उसी के अनुरूप उसके साथ न्याय होना चाहिए, मतलब पदों का वितरण होना चाहिए। ये वितरणात्मक न्याय है। और दूसरा संशोधनात्मक न्याय। कई बार व्यक्ति के व्यवहार से दूसरे को क्षति पहुंचती है। यह क्षति शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, अन्य प्रकार की भी हो सकती है, आर्थिक भी हो सकती है। तो जब एक व्यक्ति किसी दूसरे पर ऐसा व्यवहार करता है, या मान लीजिए एक व्यक्ति दूसरे के साथ मारपीट करता है, उसके परिवार के लोगों को तंग करता है, उसकी संपत्ति को छीन लेता है, तो उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए। मतलब उस व्यक्ति के व्यवहार को संशोधन करने के लिए उस व्यक्ति को बाध्य करना चाहिए। जैसे एक चोर पकड़ा गया, उस चोर को जो दंडित किया जाता है और उसको जो जेल की सजा दी जाती है, इसका मतलब यह है कि उसको यह कहा जाता है कि तुम अपने व्यवहार को संशोधित करो, और यदि नहीं करोगे तो अगली बार तुम्हें और कठोर दंड मिलेगा। यह है संशोधनात्मक न्याय। यह है अरस्तु का न्याय के संबंध में विचार। ये अरस्तु का विचार तत्कालीन एथेंस की व्यवस्था के अनुरूप है और प्लेटो के विचारों से भिन्न है। इसके बाद देखते हैं अरस्तु का संविधान के प्रति विचार। संविधान क्या है? उस जमाने में संविधान, शासन, इनमें बहुत ज्यादा भेद करने की प्रथा नहीं थी। आजकल तो हम एक एक चीज पर अंतर देखते हैं। राज्य है, राष्ट्र है, शासन, संविधान, विभिन्न चीजों पर हम बहुत ज्यादा अंतर पाते हैं। उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन अरस्तु के समय में इन चीजों में भिन्नता नहीं मानी जाती थी। इनको समानार्थी माना जाता था। तो संविधान की विवेचना करते हुए कहता है कि संविधान क्या है? जिसमें राज्य में शासन के पदों और विशेष करके सर्वोच्च पद का संगठन निहित होता है, उसको संविधान कहते हैं। स्पष्ट है अरस्तु का विचार। वह कहता है कि जिसमें राज्य का सर्वोच्च पद मतलब राजा या शासक, उसका स्वरूप क्या होगा, वह किस प्रकार से पद प्राप्त करेगा, कितने दिन तक पद ग्रहण करके रहेगा, उसकी शक्तियां क्या होंगी,
इसके अलावा राज्य में जो अन्य संस्थाएं होंगी उनका स्वरूप कैसा होगा, उनका संगठन कैसा होगा, उनकी शक्तियां क्या होंगी, इन चीजों का उल्लेख, इन चीजों का विस्तृत विवरण जिसमें होता है उसको संविधान कहते हैं। इसके बाद सर्वोच्च सत्ता के स्वरूप के अनुसार शासन का स्वरूप निर्धारित किया जाता है। मतलब यह हुआ कि जिस देश में शासक या सर्वोच्च संप्रभु, सर्वोच्च व्यक्ति का स्वरूप जैसा होगा उसी प्रकार से शासन व्यवस्था का नाम निर्धारित किया जाता है। जैसे यदि किसी राज्य में वंशानुगत व्यक्ति शासक बनता है हम उसको वंशानुगत पद्धति कहते हैं। यदि किसी राज्य में निर्वाचित व्यक्ति राष्ट्रपति या कार्यपालिका का मुखिया बनता है, अध्यक्ष बनता है, हम उसको गणतांत्रिक पद्धति कहते हैं। यदि एक व्यक्ति शासन करता है हम उसको राजतंत्र कहते हैं। यदि कुछ व्यक्ति, अनेक नहीं, एक नहीं, कुछ, सम, यदि कुछ व्यक्ति शासन करते हैं तो उसको कुलीन तंत्र कहते हैं। यदि समाज का बहुसंख्यक भाग, यदि पूरी जनता शासन करती है तो हम उसको पॉलिटी कहते हैं। पॉलिटी या मध्य वर्ग जनतंत्र। मतलब यह है कि शासन, यदि मान लीजिए कि कार्यपालिका का मुखिया कोई सैनिक व्यक्ति हुआ हम उसको सैनिक शासन व्यवस्था कहते हैं, या आधुनिक युग में हम उसको सैनिक तानाशाही कहते हैं। तो कार्यपालिका का मुखिया या सर्वोच्च पद राज्य में जिसका उसका स्वरूप जैसा होगा उस राज्य की शासन व्यवस्था भी उसी नाम से जानी जाती है। इसके बाद अरस्तु शासन का वर्गीकरण करता है। शासन के वर्गीकरण के अरस्तु के दो आधार हैं। एक, शासन सत्ता कितने व्यक्तियों के हाथ में है, और दूसरा है शासन का उद्देश्य क्या है। जहां शासन करने वालों की संख्या एक होती है उसको राजतंत्र कहते हैं। वहां पर कार्यपालिका का मुखिया एक व्यक्ति होता है। यहां पर भी देखिए कार्यपालिका भी आधुनिक युग में एकल और बहुल के नाम से जानी जाती है। एकल कार्यपालिका किसे कहते हैं? जहां पर शासन का मुखिया एक व्यक्ति होता है, जैसे राष्ट्रपति या कुछ देशों में सम्राट। लेकिन स्विट्जरलैंड जैसे देश में बहुल कार्यपालिका की व्यवस्था है। बहुल कार्यपालिका किसे कहते हैं? जहां पर कार्यपालिका की शक्तियां कुछ लोगों के हाथों में बंटी होती हो उसे बहुल कार्यपालिका कहते हैं। और ये बहुल कार्यपालिका एक ऐसी विशिष्टता है जो वास्तविक रूप में दुनिया में केवल स्विट्जरलैंड में सफल हो पाई है। दुनिया के अन्य देशों में बहुल कार्यपालिका नहीं है, और यदि है तो वह केवल नाटक है। जैसे सोवियत संघ की साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत या जिन देशों में साम्यवादी व्यवस्था थी और आज है, यहां पर भी बहुल कार्यपालिका नाम की चीज की स्थापना की जाती है, लेकिन वह केवल दिखावा है, नाटक है। पूरी शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में ही केंद्रित होती है। तो जहां पर एक व्यक्ति शासक सर्वोच्च पद पर होता है उसको राजतंत्र कहते हैं। जहां पर कुछ व्यक्ति शासन करते हैं उसको कुलीन तंत्र कहते हैं। कुछ का मतलब अनेक नहीं, एक नहीं, कुछ, थोड़े से लोग, और ये सब समाज के उच्च वर्ग से संबंधित होते हैं। कुलीन तंत्र मूलतः उसे कहते हैं जहां पर एक वर्ग विशेष शासन करता है। यह वर्ग जातिगत हो सकता है, कुलीन हो सकता है, विद्या की दृष्टि से सभी बुद्धिमान या बहुत अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति हों। तो जहां पर एक वर्ग विशेष शासन करता है उसको कुलीन तंत्र कहते हैं। और कुलीन तंत्र में शासकों की संख्या कुछ होती है, थोड़ी सी होती है, 2, 4, 5, 6 इस प्रकार से होती है। अनेक नहीं होती, एक नहीं होती, उसको कुलीन तंत्र कहते हैं। और तीसरा है मध्य वर्ग तंत्र, जहां पर अनेक व्यक्ति शासक होते हैं। जहां पर अनेक व्यक्ति शासक होते हैं उसको प्रजातंत्र कहते हैं। मतलब कि एक, कुछ और अनेक, ये शासकों की संख्या हुई। अब देखिए शासन का यह शुद्ध रूप है, यह विकृत रूप है। शासन का शुद्ध रूप क्या है? जैसे राजतंत्र। राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि राजा को अच्छा होना चाहिए, वह सम्राट होता है, इसे राजतंत्र श्रेष्ठ व्यवस्था है। जहां पर कुलीन तंत्र, जहां पर कुछ व्यक्ति होते हैं उसको कुलीन तंत्र, जहां पर अनेक व्यक्ति मध्यवर्ग जनतंत्र। तो ये इसका शुद्ध रूप हुआ। इसी का विकृत रूप है ये तीन। जब राजतंत्र विकृत हो जाता है, बिगड़ जाता है, अपने उद्देश्य से भटक जाता है, उसको तानाशाही कहते हैं।
तो राजतंत्र श्रेष्ठ है तो तानाशाही बुरी है। जब कुलीन तंत्र अपने पद से भ्रष्ट हो जाता है, बिगड़ जाता है, स्वार्थपरता के उद्देश्य को लेकर काम करता है, तो वो वर्ग तंत्र में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से जब मध्य वर्ग जनतंत्र विकृत हो जाता है तो वह प्रजातंत्र का रूप ले लेता है। सोच लीजिए, अरस्तु जिस प्रजातंत्र को बोल रहा है वह प्रजातंत्र भारत में है या नहीं है। तो ये 3 प्रकार की शासन पद्धतियां और उसके शुद्ध रूप, उसके विकृत रूप। राजतंत्र में राजा पूरे देश की देखभाल करता है, देश के शासन का संचालन करता है, प्रत्येक नागरिक के अस्तित्व की, उसके जीवन की रक्षा करता है। उसकी नीतियां पूरे जन सामान्य के हित से युक्त होती हैं। वह लोक कल्याण को लेकर के आगे चलता है। जब यह राजतंत्र तानाशाही के रूप में परिवर्तित हो जाता है, क्यों होता है? वो इसलिए कि यदि कोई राजा आदर्श राजा हुआ, बढ़िया राजा हुआ, गुणी व्यक्ति कोई राजा हुआ, तो राजतंत्र श्रेष्ठ है। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि उसका उत्तराधिकारी भी उतना ही गुणी और योग्य हो। तो जब ऐसा उत्तराधिकार गलत व्यक्ति के हाथ में पड़ जाता है तो वही राजतंत्र तानाशाही में परिवर्तित हो जाता है। और तानाशाह जो होता है वह अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए शासन करता है और जनता पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार करता है। वह लोगों का कत्ले आम कर देता है। इसी प्रकार से जब समाज का एक छोटा सा वर्ग, एक वर्ग विशेष का शासन होता है तो उसे कुलीन तंत्र कहते हैं। लेकिन कुलीन तंत्र आगे चल करके वर्ग तंत्र में परिवर्तित हो जाता है। वर्ग तंत्र मतलब वह शासकों का छोटा सा वर्ग स्वार्थ से युक्त होकर के शासन का संचालन करता है और जनता पर अत्याचार करता है। इसके बाद मध्य वर्ग जनतंत्र, जहां पर समाज का बहुसंख्यक भाग या अनेक लोग शासन करते हैं और विशेष करके मध्य वर्ग के हाथ में जहां पर सत्ता होती है, मध्य वर्ग के हाथ में, उसको अरस्तु पॉलिटी बोलता है और उससे सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था करता है। और इसी का विकृत रूप है प्रजातंत्र, जिसे आज के संदर्भ में हम भीड़ तंत्र कह सकते हैं। तो अरस्तु जिसे प्रजातंत्र कहता है वह आधुनिक युग का भीड़ तंत्र है। ये शासन के 3 और 3 विकृत और शुद्ध रूप हुए। इसके बाद अरस्तु इस मध्य वर्ग जनतंत्र को, जिसे पॉलिटी का नाम दिया गया है, पॉलिटी को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था का नाम देता है। क्यों? मध्य वर्ग जनतंत्र वह है जहां पर समाज का मध्यम वर्ग शासन करता है। मध्यम वर्ग क्यों? अरस्तु के मतानुसार दुनिया के सभी देशों में 3 वर्ग के लोग होते हैं। एक समाज का उच्च वर्ग, दूसरा समाज का निम्न वर्ग, तीसरा मध्यम वर्ग। दुनिया के किसी भी देश को देख लीजिएगा, यदि धन की दृष्टि से न हो तो अन्य दृष्टि से भी ये 3 वर्ग हम देखने को पाते हैं। धनी और निर्धन दोनों एक दूसरे के विरुद्ध घृणा और ईर्ष्या करते हैं। धनी व्यक्ति निर्धन के प्रति घृणा का भाव रखता है और निर्धन व्यक्ति धनी के प्रति ईर्ष्या का भाव रखता है। दोनों के बीच कोई मेल नहीं होता, क्योंकि धनी व्यक्ति निम्न वर्ग से ज्यादा काम लेना चाहता है और उन्हें कम से कम मजदूरी देना चाहता है, जबकि निर्धन वर्ग कम से कम काम करके ज्यादा से ज्यादा मजदूरी प्राप्त करना चाहता है। दोनों एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। लेकिन समाज का जो मध्य वर्ग होता है वह मध्य वर्ग धनी का भी विश्वास पात्र होता है और निर्धनों का भी विश्वस्त होता है। पूरे समाज में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित वर्ग यदि कोई है तो वह मध्य वर्ग होता है, क्योंकि मध्यम वर्ग पर दोनों वर्ग के लोग विचार करते हैं। मध्यम वर्ग दोनों वर्गों को समन्वित करता है, दोनों के साथ संपर्क स्थापित करके वह एक ऐसे शासन व्यवस्था की स्थापना करता है जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय होता है। इसलिए अरस्तु पॉलिटी को द बेस्ट गवर्नमेंट माना है। और अरस्तु आगे कहता है कि यदि राजा श्रेष्ठ हो, आदर्श हो, तो राजतंत्र श्रेष्ठ है। लेकिन हमेशा राजा श्रेष्ठ नहीं हो सकता, उसका उत्तराधिकारी कुछ न कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। तो ऐसा मिलना बहुत कठिन है।
और यदि राजतंत्र न हो तो मध्य वर्ग तंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था है, क्योंकि मध्यम वर्ग के द्वारा यह संचालित होने वाली व्यवस्था है। और अस्तु वैसे मध्यम मार्गी है तो स्वाभाविक है वो मध्यम वर्ग को प्रोत्साहित करेगा, वो मध्यम वर्ग का पक्ष पोषण करेगा। इसके बाद अरस्तु एक परिवर्तन चक्र की बात करता है। परिवर्तन चक्र क्या है? अरस्तु के मतानुसार शासन व्यवस्था में ऐसे परिवर्तन होते हैं जैसे ऋतुओं में परिवर्तन होता है। जैसे 3 ऋतुएं मूल रूप में हैं, बरसात, ठंड, गर्मी। ये चक्के की स्पोक या सलाका की भांति घूमते रहते हैं और एक के बाद एक आते रहता है। बरसात के बाद ठंड आएगी, ठंड के बाद गर्मी आएगी, गर्मी के बाद फिर बरसात शुरू होगी। तो जिस प्रकार से ऋतुएं एक के बाद एक बदलते रहती हैं, ठीक इसी प्रकार से शासन व्यवस्था में भी इसी गति से परिवर्तन होते हैं। वो कैसे? यह परिवर्तन चक्र बहुत ही तार्किक है और विवेक की दृष्टि से आप यदि सोचेंगे तो आपको बिल्कुल सही लगेगा। कैसे? पहले राजतंत्र की स्थापना होती है। राजतंत्र में राजा परोपकारी होता है, पूरे देश की व्यवस्था में बहुत अच्छा काम करता है, जन कल्याण की विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाता है और जनहित से संबंधित सब कार्य करता है। लेकिन जब उसका उत्तराधिकारी योग्य व्यक्ति नहीं मिल पाता, तब वही राजतंत्र तानाशाही में परिवर्तित हो जाता है। राजतंत्र तानाशाही में परिवर्तित हो जाता है। तानाशाही के अंतर्गत वह व्यक्ति निरंकुश शासन करता है। शासक निरंकुश होकर के जनता पर अत्याचार करता है, जनता का कत्लेआम करता है, जनता के अधिकारों का हनन करता है और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सभी प्रकार के काम करता है। परिणाम यह होता है कि उस राजा की तानाशाही से सबसे ज्यादा समाज का धनी और कुलीन वर्ग प्रभावित होता है। तब वह कुलीन वर्ग जब देखता है कि इस राजा के रहते या इस शासन व्यवस्था के चलते हमारे हित पूरे नहीं होंगे, तो समाज का वही धनी वर्ग विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं को अपने नियंत्रण में लेने के लिए क्रांति करता है और क्रांति करके कुलीन तंत्र की स्थापना करता है। तो तानाशाही जो है कुलीन तंत्र में परिवर्तित हो जाती है। कुलीन तंत्र में थोड़े दिन तक सब ठीक ठाक रहता है। कुलीन तंत्र का शासक वर्ग जनहित के सभी कार्य करता है, स्वार्थपरता को ध्यान नहीं देता। लेकिन आगे चल करके वह कुलीन तंत्र अपने स्वार्थ को पूरा करना शुरू कर देता है। जब अपने स्वार्थ को पूरा करना शुरू कर देता है तो यही कुलीन तंत्र वर्ग तंत्र में परिवर्तित हो जाता है और फिर वो जनता पर अत्याचार शुरू कर देते हैं। जब जनता त्राही त्राही करना शुरू करती है तो फिर जनता असंतुष्ट होकर के ऐसी वर्ग तंत्र की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, बदलने के लिए क्रांति करती है और क्रांति करके प्रजातंत्र की या मध्यम वर्ग के नेतृत्व में मध्य वर्ग जनतंत्र या पॉलिटी की स्थापना करती है। पॉलिटी बहुत अच्छी तरह से काम करती है, मध्य वर्ग जनतंत्र है, मध्यम वर्ग के द्वारा संचालित है। लेकिन धीरे धीरे करके यही मध्यम वर्ग जनतंत्र प्रजातंत्र में परिवर्तित हो जाता है और प्रजातंत्र में भीड़, प्रजातंत्र में अफवाहें चलती हैं, लोग राजनीति खेलते हैं, व्यवसाय बना लेते हैं, अपना स्वार्थ को पूरा करना शुरू कर देते हैं। राजनीति का अपराधीकरण, अपराधों का राजनीतिकरण हो जाता है। और भारत के संदर्भ में आप भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके संदर्भ में आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि भारत में राजनीतिक नेताओं का उद्देश्य क्या है, वे राजनीति के बारे में किस प्रकार का दृष्टिकोण रखते हैं। ये भीड़ तंत्र है। और जब भीड़ तंत्र में सर्वत्र आपाधापी मच जाती है, सर्वत्र अराजकता, अशांति, अव्यवस्था, तमाम चीजें होने लगती हैं, न्याय का नामो निशान नहीं रह जाता है, जिसके राखे उसके भैंस की कहावत चरितार्थ होती है। जब शासक वर्ग जनता पर अनेक प्रकार के अत्याचार करते हुए अपनी झोली भरना शुरू कर देता है, तो उस भीड़ में से एक व्यक्ति हीरो के रूप में सामने आता है और वह जनता के समर्थन से क्रांति करके राजतंत्र की स्थापना करता है। राजतंत्र आगे चलकर फिर से तानाशाही में बदलेगा, तानाशाही फिर आगे चल करके कुलीन तंत्र, फिर वर्ग तंत्र, फिर पॉलिटी, फिर प्रजातंत्र। इस प्रकार से प्रजातंत्र के बाद फिर से राजतंत्र। यह परिवर्तन चक्र निरंतर चलते रहता है।
ये है अरस्तु के द्वारा बताया गया, प्रतिपादित किया गया संविधान में परिवर्तन चक्र। आप सभी को धन्यवाद।